ये दुष्यंत कुमार जी की एक बड़ी सुंदर गजल है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त लेकिन थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इसी दौरान नेपाल में तकरीबन 10 प्रधानमंत्री चेंज हो गए। मतलब समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं नेपाल वाले या डिनर सेट ला रहे हैं, हर साल बदल देते हैं। क्योंकि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है गुरु। तो ये जो है जंजी हैं, जिधर चल देंगे उधर तख्ता पलट होना ही होना है। वो गाना था ना बॉलीवुड का कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। तो वादों पर कभी इतना भी एतबार नहीं करना चाहिए। एक पार्किंग वायलेशन के चलान पर आत्मदाह कर लेना, ये कहाँ की समझदारी है सौहार्द? बिल्कुल नहीं है। आप ठीक है, आप उस अन्य मुद्दों पर प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने का हर बार अपना अनोखा तरीका होता है। प्रधानमंत्री दना ऐसे बदल रहे हैं जैसे कि नई पिक्चर लॉन्च हो रही है। हाँ, हर फ्राइडे एक नई लग जाती है, एक नई लग जाती है। इससे मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन एक कहावत है कि लेकिन उनके सेलेक्ट अ जोकर या इलेक्ट अ जोकर एक्सपेक्ट अ सर्कस। बिल्कुल। आप एक रैपर को सीधा मेयर से प्रधानमंत्री बना देते हैं, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। बट किसी रैपर पे इतना विश्वास करना, मतलब मैं किसी की क्रेडिबिलिटी में बात नहीं कर रही, बट किसी रैपर को आप किसी का जिसका पास्ट पॉलिटिकल वो है ही नहीं बैकग्राउंड, तो आप कैसे उसको बैठा सकते हो? पहली बार नहीं है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब, वो भी क्या थे, वो भी पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थे। और जब से कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव नेपाल में बढ़ा है, नेपाल का झुकाव जो है चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। और वो भारत के लिए अब उत्तराखंड के लिपू लेक को या काला पानी को नेपाल का हिस्सा बनाना, या गडर नेपाल परियोजना पर काम करने जैसी बातें करना, या फिर ये कहना कि बलेन शाह ने जो स्टेटमेंट दिया था कि नेपाल ने भी भारत की भूमि पर अतिक्रमण किया है, इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी वो क्यों कर रहे थे? क्या लग रहा था कि ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं नेपाल की जनता को? चीन का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट नेपाल में, भारत को बहुत सजग होने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए हमारे पड़ोसियों की क्या हालत है, जब भी प्रोटेस्ट हिंसक होंगे, जब भी प्रोटेस्ट उग्र होंगे, उसका आउटकम कभी भी देश हित में नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। गया वो दौर जब आप साम्राज्यवादियों से लड़ते थे, जब आप अपने कोलोनाइजर से लड़ते थे और आप पार्लियामेंट में बम फेंक देते थे। अभी बीच में भारत को लेकर उनकी जो बयानबाजी है ना, उसको लेकर के कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बचकानी बातें हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है, बचकानेपना कर दिया उन्होंने। बात अभी है ताजी मिलके करेंगे बैठकबाजी। ये है हमारा तीसरा एपिसोड है। पिछले 2 एपिसोड को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नेपाल में फिर से सत्ता का उलटफेर देखने को मिल रहा है। अभी जिस बालेन शाह को जिस जेंजी ने अब सीट पे बिठाया था, वही उतारने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं प्रमोद तिवारी। और सत्ता का उलटफेर होगा या नहीं होगा ये तो हमें इसकी जानकारी इस वक्त नहीं है, लेकिन हाँ, जिस जेंजी ने, जिस यूथ ने बलेन शाह को नेपाल की गद्दी पर बैठाया था, जिस यूथ ने बलेन शाह को पीएम बनाया, अब वही यूथ जो है अपने ही यूथ आइकॉन बलेन शाह से नाराज चल रहा है। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। नेपाल में सत्ता का जो ये खेल है ना, ये बड़ा मतलब एक खिचड़ी बना हुआ खेल है, एकदम ही स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब बहुत बुरा लगता है कि एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं, आप भी यूपी से आते हैं, मैं बिहार से आता हूं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारत और नेपाल का जो है वो रोटी बेटी का नाता है, ओपन बॉर्डर्स हैं। और ऐसा पड़ोसी जो कभी हमारे लिए जियोपॉलिटिकली बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा, वहाँ पे अगर इस तरीके के हालात हर साल पैदा हो जाएं, हर साल वहाँ की चुनी हुई सरकार के खिलाफ जनता इतनी आक्रोशित हो जाए। और मतलब आप देख लीजिए ना, हमारे देश में 2014 से एक ही सरकार चल रही है, मोदी जी अपना तीसरा टर्म पूरा करने वाले हैं। इसी दौरान नेपाल में तकरीबन 10 प्रधानमंत्री चेंज हो गए। मतलब समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं नेपाल वाले या डिनर सेट ला रहे हैं, हर साल बदल देते हैं। मतलब आप सुशील कोइराला से शुरू करके शेर बहादुर देवबा हो गए, पुष्प कमल दहल हो गए, केपी शर्मा ओली हो गए, बीच में अंतरिम सरकार जो बनी थी सुशीला करकी की वो हो गई, और बलेन शाह, और सबका एक ही हश्र हुआ। इसका कारण क्या है? सौहार्द क्यों होता है ये सब? ये सारी चीज़ें इसलिए गुरु होती है कि सबसे पहली बात होता क्या है ना, कि जब नेम फेम और ये चीज़ें जब होती हैं तो सब लोग पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, उसको किस तरीके से संतुलन बना के चलना होता है। ये चीज़ अगर लेना हो तो आप मोदी जी से ले सकते हैं। बीजेपी जिस तरीके से काम करती है,
कहीं ना कहीं नेपाल वालों को इससे सीख लेनी चाहिए। देखना चाहिए कि अगर सत्ता में कायम रहना है किस तरीके से आपको एकदम संयमित रहना होता है, क्योंकि जब तक आप नहीं होते हैं तब तक जो देखिए पहले रैपर से क्या कहते हैं मेयर बने और मेयर के बाद जो है प्रधानमंत्री डायरेक्ट, आप समझिए कोई सोचा नहीं, वो भी नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन ये जेनजी है, जेनजी का जो है कमाल है, जेनजी की पावर है, क्योंकि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है गुरु। तो ये जो है जेनजी हैं, जिधर चल देंगे उधर तख्ता पलट होना ही होना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जेनजी जो है वो थोड़े ज्यादा ही कम पेशेंस है उनके अंदर? क्योंकि अभी साक्षी बताएंगे कि नेपाल में क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद मैं इस बात पर वापस लौट कर आऊंगा। नेपाल में एक गणेश नेपाली नाम का आदमी था जिसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि वो एक कैब ड्राइवर था और पार्किंग में उसकी गाड़ी खड़ी थी और उस पे 1000 रुपए का जुर्माना लग गया। उसके बाद वहां के जेनजी का कहना है कि इतना ज्यादा फाइन नहीं लगना चाहिए था, फिर प्रोटेस्ट वहां से भड़कने लगी। अब बताइए मामला ये नहीं, अब मेरे को एक बात बताइए, अब आप एक चालान कट जाने पे अब आप ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके देश में स्टेबिलिटी आएगी? उसका मामला है, बहुत गंभीर मामला है और मामला हम बता रहे हैं। बताइए। सपोज करिए आप जब एक दायरा होता है, ठीक है, एक दायरा होता है जनता में और जो क्या कहते हैं राजा में, प्रजा में, ठीक है, और उस दायरे को और उस संतुलन को बना करके रखना चाहिए, वहां की सरकार को भी, वहां के लोगों को भी और जेनजी को। अब जेनजी को क्या हो रहा है ना कि उनको इतना ज्यादा अपने आप को लग रहा है कि उनको लग रहा है कि सारी चीजें हम ही कर पाए हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि बस जेनजी मात्र के वोट से वो वहां के प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा कहीं नहीं होता है। वहां पे महिलाओं का भी उतना ही वोट पड़ा है, बुजुर्गों का भी, और जो क्या कहते हैं जो बीच वाले बेचारे होते हैं उनका भी है ना। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे प्रमोद ने बताया था कि पीएम काफी चेंज हुए, 1-1.5 साल का अंतर रहा है। जब बालेन शाह को लाया गया था सत्ता में तो उन्होंने कई वादे किए थे, लेकिन उसके बाद सबकी जमीन बिना मुआवजा दिए हड़प लेना, और जिनको मुआवजा दिया है उनको भी बोल दिया है कि 20-25 दिन में खाली कर दे, तो गलत तो कर ही रहा है बालेन शाह वहां पे। अब देखिए ये डिपेंड करता है, अब बालेन शाह वादा कर दिए हैं, वादा खैर राजनीति में वादे होते ही तोड़ने के लिए। वो बड़ा प्रसिद्ध वो गाना था ना बॉलीवुड का कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। तो वादों पर कभी इतना भी एतबार नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए वादे किए उन्होंने, वादों को पूरा करने के लिए किसी भी सरकार को देश दुनिया के किसी भी कोने में समय मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि वहां पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। 10 साल में 10 सरकारें बदल देना, मतलब 2008 से जब से वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ, उसके पहले हमें पता है वहां पे मोनार्की हुआ करती थी और राजा हुआ करते थे, हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नेपाल। उसके बाद चलिए ठीक है आप लोकतांत्रिक पद्धति में आप शामिल हुए, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये थोड़ी होता है कि भैया आप एकदम गर्दन पे छुरी लेके बैठे रहिए और एकदम मजाक बना दिए। अच्छा उनका ये कहना है ना, ये एक तो उस तरीके की चीजें हो गई कि ये कानून आप बनाइए, चीजें बनाइए, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। इस तरीके से तो तानाशाह कहीं ना, जनता अगर ये मांग रही है कि उनके अकॉर्डिंग चीजें हो तो क्या गलत हो? जनता नहीं मांग रही है, सारे जनता की मांग नहीं है ये ना। अगर उस पद पे कोई बैठा है तो ये भी समझना पड़ेगा कि उसकी एक गरिमा है और सब पूरे देश को लेकर चलना है। तो अगर हम जो वादे किए हैं जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं जद में बहुत से लोग आएंगे, तो हमको कुछ चीजें सही करने के लिए समय भी चाहिए और वो चीजें उनको थोड़ा बर्दाश्त करने की भी आवश्यकता है। हम सोचें कि हमारे गांव में विकास हो जाए, हमारे शहर में विकास हो जाए गांव में, और उसमें मान लीजिए सड़क बनना हो और हमारी थोड़ी जमीन चली जाए, तो उसके लिए हम एकदम, अगर हम हमारे अंदर फिर इतना गट्स होना चाहिए भैया कि हम उतना बर्दाश्त भी करें। अरे वो छोड़िए, जनता को समझना पड़ेगा। नेपाल की बात छोड़िए, हम तो पिछले 75, 76, 78 सालों से है ना लोकतंत्र। हमारे यहाँ मैं गांव का एक किस्सा सुनाता हूँ। रोड बननी थी, रोड बड़ी खराब है, मतलब समझ में नहीं आता है कि आप रोड पे चल रहे हैं कि खेत है, खेत को खोद दिया गया है, पानी डाल दिया गया है, कीचड़ में चल रहे हैं। तो पंचायत वाले आए कि भैया पैसा पास हुआ है, टेंडर पास हुआ है, रोड बनाना है। लोगों की 5-5, 6-6 इंच जमीन जाने वाली थी उस रोड में, उनकी जान निकल जाएगी। 5-5, 6-6 इंच, मतलब कितना, इतना हाँ। नहीं बनने दिया, हम नहीं देंगे, बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, हम लेट जाएंगे, हम इसी गंदगी से जाएंगे। हाँ। हमारी गाड़ी इसी कीचड़ में फंसेगी, लेकिन हम अपना 6 इंच जमीन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 6 इंच जमीन में हम 100 टन अनाज लगा लेंगे। हाँ, अनाज कर लेंगे, नहीं तो अपना शायद कब्र बनवा लेंगे वहां पे कुछ भी हो सकता है। पर जब हम 6 इंच जमीन जाने से लोग रोक रहे हैं, वहां पे तो लोगों के घर ले लिए, उसके बाद भी मुआवजा नहीं दिया, तो जेनजी उतरेगी। ये तो मजाक था। देखिए मैं एक चीज बता दूं, हम बिहार ही गए थे जब कवर करने।
अब वहां पे क्या था, एक गांव, ये आपके क्या कहते हैं, बक्सर, सुधाकर सिंह है ना सांसद, वहीं का मामला है एक गांव में। तो वहां पे उस रोड पे इतना पानी भरा रहता है कि इतना इतना डूब डूब के लोग जाते हैं, जाने के लिए बच्चों को अपना कपड़ा नीचे का उतार करके, ये पैंट वैंट मोड़ करके तब जाना पड़ता है, ये स्थिति है। लेकिन सरकार कह रहे हैं, और सरकार के ऊपर वो लोग लांछन लगा रहे हैं कि सांसद नहीं करते, विधायक नहीं करते। अब सांसद जी का, विधायक जी कहना है कि अगर हम ये रोड बनवाएंगे तो इसमें आप लोग की थोड़ी थोड़ी जमीन आएगी, तो आप लोग वो करेंगे। उनका कहना है हमारी जमीन ना आए और आप रोड बनवा दीजिए। तो वो कहाँ अपने सर से बनवा देंगे? नहीं, हवा में बनवा देंगे। हैंगिंग रोड के, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन के बाद हैंगिंग रोड ऑफ बक्सर बनेगा, चाहे हैंगिंग रोड ऑफ नेपाल बनेगा। देखिए, जब बात हम हंसी मजाक से हटके जब हम बात विकास की करते हैं, एक पार्किंग वायलेशन के चलान पर आत्मदाह कर लेना, ये कहाँ की समझदारी है सौहार्द जी? बिल्कुल नहीं है। आप ठीक है, आप उस अन्य मुद्दों पर प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने का हर बार अपना अनोखा तरीका होता है। मैं भी हाँसी गया था, हिसार में जगह पड़ती है, वहां पीने का पानी की समस्या थी, वहां पे पीने का पानी नहीं आ रहा था। 63 दिन गांव वाले आंदोलन में बैठे, उनकी झड़प भी हुई, लेकिन उनकी बात अंततः मानी गई ना। जाहिर सी बात, तो लोकतंत्र में यही होता है। आप हर बात पे आत्मदाह कर लीजिएगा या हिंसक ये चीजें नहीं हो पाएगी, उतराइएगा, तो ये बात सही नहीं है। और दूसरी बात, आप दोनों से जानना चाहूंगा, आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं 2008 के पहले का नेपाल बहुत बढ़िया था और नेपाल को मोनार्की ही रहना चाहिए था? मैं देखिए एक चीज बता दूं, जिस तरीके से ये उसके बाद से ये बदलाव आया है ना, प्रधानमंत्री दना ऐसे बदल रहे हैं जैसे कि नई पिक्चर लॉन्च हो रही है। हाँ, हर फ्राइडे एक नई लग जाती है, एक नई लग जाती है। मतलब कि आप समझिए इतनी जल्दी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय कपड़ा नहीं बदलते होंगे जितनी जल्दी वहाँ के प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। ये मजाक था, लेकिन कहने की बात ये है कि अब जनता जो है और जो जनजी है उनको धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है। किसी काम को अगर आप चाहते हैं, तो अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से उसके तमाम रास्ते हैं, उस तरीके के रास्ते अपनाइए। तुरंत पेट्रोल डाल के माचिस छिड़क लेना, इससे आप अपने का ही नुकसान पहुंचाएंगे। और इसमें सरकार, फिर सारे आप इल्जाम सरकार पे नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि नेपाल की यूथ ने इस चीज को बहुत एक इजी टारगेट समझ लिया कि या तो हम प्रोटेस्ट करने लगे या तो हम खुद को आग के हवाले कर दे। एक बहुत इजी टास्क बन गया उनके लिए। क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी तरह सरकार चले, हम अपने अकॉर्डिंग सरकार चलवाएं। अच्छा, वो छोड़िए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हाँ, और बहुत बातें हुई कि अरे बलेन शाह आए हैं, अब तो एकदम नेपाल में एकदम क्रांति हो जाएगी। हाँ, वो गाना भी उन्होंने, अपना रैप भी लॉन्च किया कि आयो गोरखाली जय माँ काली। तो लगा कि अब बस नेपाल जो है अब एकदम सीधा जो है चीन और भारत को टक्कर देने वाला है जी। यंग कैबिनेट बनती है, उसको बड़ा प्रमोट किया गया कि अरे हमारी एकदम कैबिनेट जो है एकदम नई है, सभी जो है वो 30-40 साल की उम्र के हैं और काम करने का तरीका भी बहुत अलग होगा। उनके फैसले तड़ा वो ऐसा लग रहा था कि वो शिवाजी द बॉस मूवी के रजनीकांत है। वो आगे ऐसे चलते जाएंगे और पीछे जो एकदम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता जाएगा। हुआ क्या, उनके गृह मंत्री 2 महीने के अंदर उन्होंने रिजाइन दे दिया। बिल्कुल। और आरोप क्या लगे, फाइनेंशियल एसेट्स नहीं ठीक से ढंग से डिस्क्लोज करने के। तो जिस करप्शन के खिलाफ आप सत्ता में आए, आपके ही होम मिनिस्टर पर वो दाग लग जाए, हालांकि बाद में फिर वो गृह मंत्री बन गए। लेकिन इससे मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन एक कहावत है कि लेकिन उनके सेलेक्ट अ जोकर या इलेक्ट अ जोकर एक्सपेक्ट अ सर्कस। बिल्कुल। आप एक रैपर को सीधा मेयर से प्रधानमंत्री बना देते हैं, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। अब ये तो फिर ये हो गया, हमारे यहाँ भी आप क्या कहते हैं, भगवंत मान सिंह जी को देखिए, कॉमेडियन को उठा करके, तो वो सारी चीजें तो ठीक हो गई। लेकिन उनके जो स्टार्टिंग में फैसले थे वो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि शायद ये बहुत बेहतर करेंगे कि हमारे यहाँ के जो भी हैं, चाहे वो चपरासी का बच्चा हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, उन्हीं कॉलेजेस में। सौहार्द कह देने से चीजें नहीं होती ना। लेकिन ये भी है ना, जब आप उनको करने दोगे, इस तरीके की चीजें होंगी, तो जाहिर सी बात है सत्ता में बैठा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। सरकार को या फिर सत्ता में बैठे इंसान को हमेशा ये नहीं फील करा सकते कि अरे हमारे हाथ में सब, मतलब सरकार चलाना है, मैगी थोड़ी बनानी नहीं बनानी, समय देना पड़ेगा। किसी रैपर पे इतना विश्वास करना, मतलब मैं किसी की क्रेडिबिलिटी में बात नहीं कर रही, बट किसी रैपर को आप, किसी का जिसका पास्ट पॉलिटिकल वो है ही नहीं बैकग्राउंड, तो आप कैसे उसको बैठा सकते हो? पहली बार नहीं है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब, वो भी क्या थे, वो भी पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थे। उनके भी रहते हुए यूक्रेन की क्या हालत हुई, हमें लगता है। लेकिन हमें इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए।
क्या हम देख सकते हैं? देखिए, हम एक बात कर रहे हैं और बलेन शाह के क्रेडेंशियल्स पर या उनकी क्रेडिबिलिटी पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। हम नहीं उठा रहे हैं, उनको आए बहुत कम समय हुआ है, मे भी वो नेपाल के लिए अच्छा काम कर पाए। लेकिन मेरे लिए एक और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि नेपाल का अनस्टेबल होना भारत के लिए भू राजनीतिक तौर पर जियोपॉलिटिकली या सिक्योरिटी वाइज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बलेन जी जब आए थे तो भारत को लेके भी उनकी एक दो बातें जो है थोड़ा कड़ा रुख था। सिर्फ बलेन जी की बात नहीं कर रहा मैं, इसके पहले भी केपी शर्मा ओली रहे हों, जब से खासकर केपी शर्मा ओली और जब से कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव नेपाल में बढ़ा है, नेपाल का झुकाव जो है चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। और वो भारत के लिए अब उत्तराखंड के लिपू लेक को या काला पानी को नेपाल का हिस्सा बनाना या गडर नेपाल परियोजना पर काम करने जैसी बातें करना, या फिर ये कहना कि बलेन शाह ने जो स्टेटमेंट दिया था कि नेपाल ने भी भारत की भूमि पर अतिक्रमण किया है, इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी वो क्यों कर रहे थे? क्या लग रहा था कि ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं नेपाल की जनता को? नेपाल और हिंदुस्तान हमेशा भाई की तरह हैं। हम जब कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है, इस रिश्ते के बीच में जहां हम एक संस्कृति साझा करते हैं, हम सांस्कृतिक रूप से एक हैं, हम धार्मिक रूप से एक हैं, वो भी हिंदू बहुल देश है, ये भी हिंदू बहुल देश है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, एक साझा विरासत है हमारी, उसके बावजूद अगर इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे बीच आते हैं तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और चीन का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट नेपाल में भारत को बहुत सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए हमारे पड़ोसियों की क्या हालत है। पाकिस्तान अनस्टेबल, उनको भी लगभग 78 साल हो गए, आज तक एक प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। 2-3 मिलिट्री कूप हो चुके हैं वहां पे। श्रीलंका में देख लीजिए, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ। अच्छा, आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि ये आजकल एक सेम टूल किट सा बन गया है। बांग्लादेश के बाद नेपाल, ये पहले श्रीलंका में हुआ, उसके पहले पाकिस्तान में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, अब नेपाल में हुआ। और बलेन शाह को लेके डीप स्टेट की भी कई बातें की जाती हैं कि ये इनके पीछे भी डीप स्टेट का हाथ रहा है, अमेरिका के ये चहेते रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, अब हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, किसी भी चीज का कोई साक्ष्य नहीं है, हम बस अनुमान लगा सकते हैं, हम एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं। देखिए, पहली बात एक चीज ये ध्यान में रख लीजिए कि मुझे लगता है कि बलेन शाह जिस तरीके से स्टार्टिंग में चीज़ें कर रहे थे, तो उसके बाद लोगों को लगा कि भाई ठीक है, क्या कहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं और बदलाव लाएंगे। लेकिन अभी बीच में भारत को लेकर के उनकी जो बयानबाजी है ना, उसको लेकर के कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बचकानी बातें हो गई हैं। ठीक है, बचकानेपना कर दिया उन्होंने। और भारत की तरफ से आप रुख देखेंगे तो भारत उनको अहम हिस्सा अपना मानता है, एक अच्छा मित्र मानता है, दोस्त मानता है, तो उसके तरफ से आप कभी भी कोई इस तरीके की टिप्पणी नहीं देखेंगे। लेकिन ये होता है ना कि मतलब हमारे गाँव में कहते हैं कि अध जल गगरी छलकत जाए, तो वही हाल नेपाल का हो जाता है। जो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको लगता है कि हम भारत पे इस तरीके की बातें करेंगे तो शायद हमारा क्या कहते हैं और कद बड़ा हो जाएगा। उनको अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए काम करना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी, बेतुकी बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके के हाल रहे हैं, लोगों का अब ये जेनजी प्रोटेस्ट से भरोसा उठते जा रहा है? उठता ही जा रहा है। हाँ, किसी भी जन आंदोलन से। ये आप क्या इसके, मैं यही सोच रहा हूं कि ये क्या कुछ सालों में लग रहा है कि ये जेनजी प्रोटेस्ट है? जब से ये जेनजी प्रोटेस्ट नाम दे दिया गया है, इसके पहले क्या छात्र राजनीति नहीं होती थी? विश्वविद्यालयों में किस तरीके की राजनीति होती थी कि छात्र जिधर चल देते थे, लेकिन वो आंदोलनकारी, उनका आंदोलन इन जेनजी को मैं नहीं मानता, इस तरीके की चीजें नहीं मानता। भारत एक गंभीर लोकतंत्र है और इसकी गंभीरता आप इस बात से समझिए, इस देश में जब इमरजेंसी का कालखंड चल रहा था, उसके बाद या उसके पहले उसी काल में जब जेपी जैसा एक आंदोलन खड़ा हुआ, जेपी आंदोलन, अब वो क्या, उससे बड़ा जेनजी प्रोटेस्ट क्या होगा? और उस आंदोलन की गंभीरता आप समझिए कि उनके सामने इंदिरा गांधी जैसी एक दमदार नेत्री खड़ी थी। मतलब एक छत्र राज कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था देश में, और उसको भी झुकना पड़ा। और पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1978 में बनी ना, वही जेपी आंदोलन की देन थी। लेकिन फिर उस आंदोलन से जो कुछ नेता निकले, खासकर बिहार में, आंदोलनों की बात होती है तो जेपी आंदोलन वगैरह ये सब ऐसे हैं कि इनके बिना बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो क्या ये आंदोलन नहीं था? ये आजकल का एक मजाकबाजी लगा दिए हैं। आप इनके प्रोटेस्ट में भी जाइए तो मुझे नहीं लगता कि ये उस तरीके की चीजें हो रही वहां पे कुछ और ही आपको देखने को मिल जाता है। और जब भी प्रोटेस्ट हिंसक होंगे, जब भी प्रोटेस्ट उग्र होंगे, उसका आउटकम कभी भी देश हित में नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। गया वो दौर जब आप साम्राज्यवादियों से लड़ते थे, जब आप अपने कोलोनाइजर से लड़ते थे और आप पार्लियामेंट में बम फेंक देते थे। पैटर्न बदलना पड़ेगा।
जब आप एक लोकतंत्र में रहते हैं तो आपको लोकतांत्रिक मूल्य अपनाने पड़ेंगे प्रोटेस्ट के। देखिए, खुद को आग के हवाले करना गलत है, लेकिन जेनजी प्रोटेस्ट को आप गलत नहीं बोल सकते वहां पे। प्रोटेस्ट करने के तरीके को हम कह रहे हैं, तरीके बहुत गलत। प्रोटेस्ट हिंसक नहीं हो सकता। आप अपने प्रोटेस्ट की लेजिटिमेसी उसी वक्त खो देते हैं जब आप हिंसक रुख अख्तियार करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं जन आंदोलनों पे से लोगों का विश्वास उठता हुआ इसलिए कह रहा था, सीजेपी देख लीजिए, इतने अहम मुद्दे को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस पर सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। उसका रीजन भी है, मैं आपको सही बताऊं। सोनम वांगचुक जो है एक शिक्षाविद, पर्यावरणविद, उनकी वो जिन चीज़ों को लेकर के आए थे, तो कुछ लोग, मैं कल गया था जीआर के लिए, तो आप समझिए कि मैं तमाम लोगों से बात किया, तो उनका भी ये कहना था कि सोनम वांगचुक कहीं कहीं ये खुद सोचते हैं कि मैं आ करके क्या यहाँ गलत फंस गया हूँ क्या, जिस उद्देश्य से मैं आया था वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, वहाँ कुछ और देखने को मिलता है। भांति भांति के लोग मिलेंगे आपको। एक प्रोटेस्ट में सब तरीके के टॉपिक चल रहे हैं। जनजी प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, वहाँ जनजी होने चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ। अपनी मांगों को लेकर के जिस तरीके की चीजें हैं वो दिखनी चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या दिखने को मिलता है, एकदम चीजें अलग देखने को मिलती है। ये मेरा नहीं कहना है, ये वहां के लोगों का कहना है। इस पे मुझे भी एक बात आई, मैं भी जब लोगों से बात करता हूँ आजकल, जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स करने जाता हूँ, तो उनका ये कहना है कि अब जब ये जन आंदोलन खड़े होते हैं ना, तो उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। और खासकर अन्ना आंदोलन के बाद आप अन्ना आंदोलन याद करिए और अन्ना हजारे के साथ मंच पर बैठे लोगों को याद करिए, वो कौन से लोग थे, और अन्ना हजारे को छोड़ के वो बाकी लोग आज क्या कर रहे हैं और कहां पहुंच गए। आपने एक जन आंदोलन को मुद्दा बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली, चाहे मैं कुमार विश्वास की भी बात करूं, तमाम सब लोग आपने, अब आज आप इतने बड़े कथावाचक बन गए, आप इतने बड़े कवि बन गए, आप लोगों ने उस जन आंदोलन को पब्लिक के हित से अधिक अपने लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया। और इस तरीके की चीजें जब होती हैं तब लोगों का जन आंदोलनों पे से भरोसा उठता है। खैर, सीजेपी की बातें रहने देते हैं, अभी हम नेपाल के मुद्दे में बात कर रहे हैं। आपको बता दूं, बिहार में सबसे ज्यादा शादी नेपाल से होती है। तो कह तो रहे हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता होता है। फिर भी अगर नेपाल में इतना प्रोटेस्ट चलते रहेगा तो इंडिया किस तरीके से अफेक्ट होगा? ये इफेक्ट हो रहा है, और ये हो रहा है जैसे कि प्रमोद ने कहा है ना कि ये जनजी प्रोटेस्ट इस तरीके से चलते रहे ना, अब पता लगा कि क्या कहते हैं वो अब कल को जनजी ये कह देंगे कि हमारा डिलीवरी बॉय समय पे हमको पिज्जा नहीं ले आया तो हम आत्मदाह करेंगे, प्रोटेस्ट बैठेंगे। हाँ, ये गवर्नमेंट की गलती है, मतलब कि लाइट आने में 2 मिनट देरी हो गई तो फांसी पे लटक जाएंगे। ये मजाकबाजी है। इसे जनजी प्रोटेस्ट कब करता है पता है? देश में बदलाव लाने के लिए, नई क्रांति लाने के लिए। ये थोड़ी है कि गाड़ी का चालान हो गया तो हम आत्मदाह कर लेंगे। आपको लगता है केपी शर्मा ओली के टाइम पे जो प्रोटेस्ट हुआ था वो नीडेड था, वो होना चाहिए था? देखिए, वो प्रोटेस्ट जो था वो केपी शर्मा ओली के खिलाफ नहीं था या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ नहीं था। नहीं, उनके कार्यकाल में जो प्रोटेस्ट था वो उस व्यवस्था के खिलाफ था जिस व्यवस्था से नेपाली लोग जो हैं वो त्रस्त हैं। उनको एक बदलाव आने से, दुष्यंत कुमार जी की एक बड़ी सुंदर गजल है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त लेकिन थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो किसी भी प्रोटेस्ट का महत्व जो है या उसकी महत्ता इसी में है कि उसका आउटकम क्या आता है। बिल्कुल। आप क्या सिर्फ हुल्लड़बाजी करने या किसी सरकार के परिवर्तन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या आप जो है उस सिस्टम में परिवर्तन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बालेन शाह का क्या होगा, ये मुद्दा है। क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं, क्या होना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा और सेंसिबल होना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा और धैर्य के साथ काम करना होना चाहिए जनता के प्रति, और जनता को भी थोड़ा सा धीरज। किसी एक इंसान को तो, जिस इंसान को आप इतनी उम्मीदों से लेकर आए हैं, उसे तो कम से कम आप एक 5 साल का कार्यकाल देकर देखिए क्या होता है। आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो जैसे कि अब सपोज करिए कि सड़क बननी है, यहाँ पे आप बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो डेवलपमेंट अगर आप चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, गैस के दाम बढ़ जाएं, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेगी, उसके बाद आपके दिमाग में ये रहेगी हमारा चालान भी ना कटे, और उसके बाद तरक्की भी हो देश की, देश से मतलब प्रथम स्थान पर जाए, तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। आपको संभल के चलना पड़ेगा और अपने जो आपके राजा हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं, इससे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। राजा तो कोई नहीं होता लोकतंत्र में। हाँ ठीक है, हमारे नेता हैं, हमारे देश के एग्जीक्यूटिव हेड हैं प्रधानमंत्री। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई पहले होते थे तो अगर राजा होते तो प्रजा से उनका सामंजस्य बनता था, है ना? लोकतंत्र में भैया सामंजस्य, अब लोकतंत्र में एक ही है।
और वो है जनता। जनता जो हमें भी इस मालिक देख भी रही वही है मुझे और सभी नेताओं को भी देख रही है। खैर प्रोटेस्ट अच्छी बात है, किसी भी लोकतंत्र का एक मजबूत आधार होता है आंदोलन, लेकिन आंदोलन की गंभीरता और आंदोलन के ग्रेविटी को मेंटेन करना भी आंदोलन करने वालों की जिम्मेदारी बहुत है। बड़ी और जिम्मेदारी है। नेपाल भारत के लिए बहुत जरूरी है, नेपाल हमारे संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, उसका रीज़न ये है ना कि आप जो भी नुकसान करोगे अपना पहुंचा रहे हो, अपने माँ बाप को पीड़ा पहुंचाओगे। उससे नेताजी लोगों को कोई दर्द नहीं होने वाला है, कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसलिए आप जो भी आंदोलन करिए, लेकिन आप अपने आप को नुकसान पहुंचा। लेकिन सौरभ जी, कब से हम लोग बोल रहे हैं, अब मेरा सवाल साक्षी जी से होने वाला है कि साक्षी जी आपको क्या लगता है बलेन शाह जी का क्या होगा? देखिए, मेरे हिसाब से जेनजी प्रोटेस्ट कभी गलत नहीं होता। जेनजी हमेशा रास्ते पे सही मुद्दों के लिए ही उतरी आज तक। लेकिन हाँ, जिस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं, सही और गलत होने का जेनजी या मिलेनियल या जनरेशन से क्या लेना देना? सही तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। बट हम जेनजी प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना अभी। आप जेनजी प्रोटेस्ट देख रही हैं तो हम फिर आपको दिल्ली लाएं। ये दोनों दिल्ली से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जहां तक आपका सवाल है बलेंद्र शाह का क्या होगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और अब बैठकबाजी बहुत लंबी चल गई है, तो अब हम इसे यहाँ रोकेंगे। बिल्कुल। मैं साक्षी, मेरे साथ थे प्रमोद और सौहार्द। आज हमने नेपाल के मुद्दे पे बात की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको नेपाल के मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, उसके अलावा भी बहुत से मुद्दों पर हमने बातचीत की। और आपको क्या लगता है, इस बार फिर से तख्ता पलट देखने को मिलेगा, कुछ नई तरीके के और प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी नए मुद्दों पे बातचीत करने के ये मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे नए मुद्दों पे बातचीत देखते रहने के लिए देखते रहिए बैठकबाजी और बने रहिए एज न्यूज के साथ। चलिए भैया, नमस्कार, प्रणाम। आज के लिए बस इतना ही।